नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो एक तरफ आसाम के जो सीएम हैं हिमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं कि इंडिया में बांग्लादेशी मियाओं का लाइफ जो है वो दुश्वार कर दो। जहाँ पे रिक्शा हो, टोटो हो, जहाँ पे 20 रुपए की मांग वो करते हैं या फिर 5 रुपए की मांग करते हैं, वहाँ पे 4 रुपए दो, उनको कमा के दो पैसा और उनका जीना इस तरीके से दुश्वार कर दो। दूसरी ओर आसाम से ही बांग्लादेश में डीजल जा रहा है, तेल जा रहा है और ये हेल्प ऑफर हो रही है इंडिया से बेसिकली। तो ये दिस इज़ वाई आई हेट पॉलिटिशियंस, क्योंकि अगर सच कहूँ तो मुझे तो लगता है कि आज तक जो है भारत को प्रॉपरली हिंदुओं के लिए काम करने वाला कोई मिनिस्टर मिला ही नहीं है। कुछ कांग्रेस वाले हैं जो कि ओपनली हिंदुओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं और बीजेपी वाले हैं जो कुछ मुंह से तो बोलते हैं बट उनका एक्शंस जो है वो मैच नहीं करता। अब बहुत सारे जाहिल गवार है इंडिया में जो बंगाली स्पीकिंग लोगों को बांग्लादेशियों के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन ये जो मैं वीडियो लाता हूँ बांग्लादेश मीडिया से, यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाना चाहिए कि बंगाली लोग कितने पैट्रियट होते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी लोगों को धोने वाले, उनको हर दिन रोस्ट करने वाले हम बंगालीस ही है। और ये जो है हर कमेंट सेक्शन में आपको नज़ारा मिलेगा। वैसे तो मीडिया जो है बांग्लादेश का है, वहाँ पे बांग्लादेशी कमेंटर्स भी है जिनको मैंने अच्छे से धोया है, बट आधा जो धोने का और रोस्टिंग का काम जो है वो हमारे बंगाली लोग ही कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि बंगाली लोग जो है कितना पैट्रियट होते हैं। और तो और बांग्लादेशियों के बारे में कि बांग्लादेशी एक्चुअल में कैसे जहरीले सांप है, ये बंगाली लोगों से ज़्यादा, इंडिया के बंगाली लोगों से ज़्यादा और कोई नहीं जानता है। और ये इनकी नेचर जो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर इनको बोला जाए ना कि ये जो तेल इंडिया भेज रहा है, अगर पाकिस्तान बोला है ना कि इसी तेल से इंडिया के किसी घर को जला दो, तो इंडिया के भेजे हुए तेल से ही वो इंडिया को जला सकते हैं। ये लोग इस लेवल के जो है सांप है बेसिकली। तो इनको पालना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। खैर, अभी हम ये बेसिकली रिपोर्टिंग देखते हैं बांग्लादेश मीडिया से, उसके बाद काफ़ी सारे कॉमेंट्स में मैंने अच्छे से धोया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मेरे ये 3 चैनल्स 50% पार्टनरशिप सेल्स के लिए अवेलेबल है, जहां पे इन चैनल्स के प्राइमरी ओनर आप होंगे, लेकिन कंटेंट्स मैं बनाता रहूंगा। अगर आप ये 3 चैनल्स खरीदने में इंटरेस्टेड है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। गुजों में अफवाहों के चलते पैदा हुई घबराहट और अचानक बढ़ी हुई डिमांड की वजह से रविवार सुबह राजधानी की फ्यूल सप्लाई सिस्टम लगभग पूरी तरह से चरमरा गई। सप्ताह के पहले वर्किंग डे की सुबह से ही ज्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद दिखाई दिए। जो कुछ पेट्रोल पंप खुले भी थे, वहां भी व्हीकल ओनर्स को घंटों लंबी लाइंस में खड़े होकर तेल खरीदते देखा गया। आखिर ये परेशानी क्यों हुई? इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है अराफात सिद्दीकी ने। वहीं इस रिपोर्ट की विजुअल कवरेज यानी तस्वीरें ली हैं मनिरुल हसन सुमन ने। शुक्रवार और शनिवार की छुट्टी के दिनों में बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की स्टेट ऑन टेल कंपनीज पद्मा, मेघना और जमुना बंद रहती हैं। इसी वजह से पेट्रोल पंप ओनर्स आमतौर पर गुरुवार को डिपो से थोड़ा ज्यादा फ्यूल स्टॉक इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि रविवार सुबह जब डिपो से दोबारा सप्लाई शुरू होती है तो ज्यादातर पेट्रोल पंप्स तक ये तेल पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाती है। काफी समय से देश में फ्यूल सप्लाई सिस्टम इसी तरह चलता आ रहा था। जिन लोगों को सिर्फ 2 लीटर की जरूरत थी, उन्होंने भी अपना टैंक फुल करवा लिया। जिनके पास करीब 2000 रुपए का ही तेल लेने की जरूरत थी, उन्होंने भी पूरा टैंक फुल करा लिया। इस तरह 3 दिनों का तेल लोगों ने एक ही दिन में खत्म कर दिया। इसी वजह से अब हमारे पेट्रोल पंप पर तेल उपलब्ध नहीं है। आज रविवार को फिर से तेल सप्लाई आ जाएगी और सभी को फ्यूल मिल जाएगा। सभी पेट्रोल पंप्स खोल दिए जाएंगे। तेल की कोई शॉर्टेज नहीं है और न ही किसी तरह की डेफिसिट है। हम लगातार फ्यूल सप्लाई दे रहे हैं। पिछले 6 दिनों से लगातार इसी तरह तेल दिया जा रहा है। अब सोचिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका सिटी में आखिर कितने हजार बाइक्स हैं। अफवाहें पर ध्यान देने और लोगों में फैली घबराहट की वजह से बढ़ी हुई इस डिमांड के कारण रविवार सुबह से ही आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। अतिरिक्त फ्यूल सेल होने की वजह से शुक्रवार रात से ही राजधानी के पेट्रोल पंप्स एक एक करके बंद होने लगे। तेजगांव एरिया में आर्मी ऑपरेटेड ट्रस्ट फिलिंग स्टेशन खुला हुआ था, लेकिन वहां भी फ्यूल खरीदने के लिए आई गाड़ियों की लाइन लगभग 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किल से मिला। 4 घंटे लग गए मोहा खाली फ्लाईओवर से यहाँ तक आने में। लगभग 4 घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार फ्यूल मिला, और वो भी सिर्फ 2500 रुपए का। टेक्निकल में बंद, अमीन बाजार में बंद, गबटोली में बंद और मीरपुर के अंदर भी बंद। लगभग हर पेट्रोल पंप बंद पड़ा है। आज सुबह 8:30 बजे से बैठा हुआ हूँ और अब 12 बज चुके हैं।
लोग करीब 2.5 से 3 घंटे से धूप में खड़े हुए हैं। लगातार खड़े रहने की वजह से उनके चेहरे की हालत भी काफी खराब हो गई है। इधर मोटरसाइकिल में सिर्फ 2 लीटर और सामान्य सेडान कार्स में 10 लीटर फ्यूल बेचने की लिमिट तय कर दी गई है। इस वजह से कई व्हीकल ओनर्स कुछ मुश्किल और परेशानी में पड़ गए हैं। अगर आज टैंक फुल कर दिया जाता तो हमें फिर 1 हफ्ते के अंदर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज सिर्फ 10 लीटर दिया जा रहा है। अगर आज गाड़ी चलाएं तो कल फिर से आकर लाइन में सीरियल लगाना पड़ता है। कम से कम 3 से 3.5 लीटर फ्यूल मिल जाए तो काम चल जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट की कमजोरी छिपाने के लिए ही ये रैशनिंग सिस्टम लागू किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह तेल मिल गया। करीब 4 घंटे सीरियल में खड़े रहने के बाद आखिरकार फ्यूल मिला। আরাফাত সিদ্দিকী, ATN নিউজ, ঢাকা। मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर चल रही बढ़ती हुई टेंशन और वॉर सिचुएशन की वजह से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में काफी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। इसका असर धीरे धीरे साउथ एशिया के देशों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। संभावित एनर्जी क्राइसिस का सामना करने के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट अब अलग अलग सोर्सेज से फ्यूल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास और भी तेज कर रही है। इसी के तहत इंडिया के असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश को करीब 5,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा जा रहा है, ताकि आने वाले समय में फ्यूल सप्लाई को स्टेबल रखा जा सके। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPC) के ट्रेड और ऑपरेशन डिवीजन के जनरल मैनेजर मोहम्मद मोर्शेद हुसैन आजाद ने जानकारी दी है कि पाइपलाइन के माध्यम से डीजल पाइपिंग पहले ही शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि मंगलवार तक ये दिनाजपुर के पार्वतीपुर ऑनल डेपो तक पहुंच जाएगा। इससे पहले पिछले रविवार को ढाका में इंडिया के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा और फाइनेंस एडवाइजर अमीर खसरू मोहम्मद चौधरी के बीच एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में बांग्लादेश इंडिया पाइपलाइन के जरिए आने वाले 4 महीनों में अतिरिक्त 50,000 मीट्रिक टन डीजल सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया गया। वहीं दूसरी तरफ फ्यूल सप्लाई बढ़ाने के लिए सी रूट से भी इम्पोर्ट लगातार जारी है। क्वार्टर के रास लाफन पोर्ट से लगभग 63,000 टन LNG लेकर लुसल शिप चैटोग्राम पोर्ट के आउटर एंकरेज पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा सिंगापुर से करीब 300 टन डीजल लेकर आने वाला AMT लियन हुआहू शिप भी जल्द ही चैटोग्राम पोर्ट पर पहुंचने वाला है। मिडिल ईस्ट की वॉर सिचुएशन के बीच देश में संभावित फ्यूल क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। फ्यूल स्टॉक को सामान्य बनाए रखने और अनइंटरप्टेड सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार आपात आधार पर इंडिया से डीजल इंपोर्ट कर रही है। रविवार को इस संबंध में इंडिया के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को औपचारिक रूप से जानकारी दी गई। यह जानकारी फाइनेंस मिनिस्टर अमीर खसरू मोहम्मद चौधरी ने दी। सरकार की ओर से इंडिया की 2 कंपनियों को भेजे गए प्रपोजल में आने वाले 4 महीनों के भीतर लगभग 50,000 मैट्रिक टन डीजल बांग्लादेश को सप्लाई करने का अनुरोध किया गया है। भारत के असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश के दिनाजपुर में लगभग 5,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा जा रहा है। उम्मीद है कि यह फ्यूल शिपमेंट मंगलवार तक देश में पहुंच जाएगा। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPC) के ट्रेड और ऑपरेशन डिवीजन के जनरल मैनेजर मोहम्मद मोर्शेद हुसैन आजाद ने इस जानकारी की पुष्टि की है। पिछले साल 22 अक्टूबर को इकोनॉमिक अफेयर्स एडवाइजरी काउंसिल कमेटी ने इंडिया से रिफाइंड फ्यूल आयात करने के प्रस्ताव को पॉलिसी लेवल पर मंजूरी दी थी। मौजूदा एग्रीमेंट के अनुसार इंडिया की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से हर साल लगभग 1,80,000 टन डीजल आयात किया जाना था, लेकिन हाल ही में ढाका दिल्ली रिलेशंस में आई टेंशन की वजह से यह प्रोसेस कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। इस पूरे इंपोर्ट डील पर कुल लगभग 1,462 करोड़ टका खर्च होने का अनुमान था। इसमें से एक हिस्सा BPC बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन वहन करने वाली थी, जबकि बाकी राशि बैंक लोन के माध्यम से आने की योजना थी। अंकन चौधरी, देश टीवी, ढाका। बंधुरा दोस्तों, बहुत दुख के साथ मैं आप सभी को इस वीडियो में इनवाइट कर रहा हूं। ये दुख मैं किसे समझाऊं, किसे दिखाऊं, किससे कहूं क्या दुख है, आप लोग शायद अभी बताने पर समझ जाएंगे। दुख की बात यह है कि हमने तो इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया है। हमने कहा था कि हम कोई भी इंडियन प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे इनकलाब मंच ने भी घोषणा की थी, दिल्ली ने ढाका। हमारे NCB ने भी यही घोषणा की थी, दिल्ली ने ढाका, और हमने ढाका को ही स्वीकार किया। लेकिन अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान से राइस और दाल लाने के बजाय अब इंडिया से डीजल आएगा। कहा जा रहा है कि आज ही करीब 5,000 मीट्रिक टन डीजल आने वाला है। अब आप ही बताइए, इसे हम कैसे एक्सेप्ट करें? अमेरिका ईरान वॉर चल रहा है। जब युद्ध चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हम इंडिया से क्यों लाएं?
हम पाकिस्तान से या दुबई से भी तो ला सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया से अगले 4 महीनों के अंदर करीब 500 मीट्रिक टन डीजल आएगा। अब बताइए, इस डीजल से हम कैसे जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जलाकर इफ्तार करेंगे? क्या इस डीजल के सहारे इफ्तार करना ठीक होगा? क्या हम डीजल की बत्ती में इफ्तार करेंगे? और इसी डीजल से ट्रक्स कैसे चलेंगे? ट्रक ड्राइवर्स भी तो सवाल करेंगे कि हमारे इनकलाब मंच के लोग कहाँ हैं? वे शाहबाग में प्रोटेस्ट स्टेज पर क्यों नहीं खड़े होते? और अब वे लोग दिल्ली ने ढाका का नारा लगाकर क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? इसीलिए इन बातों को हमें मानना भी होगा और समझना भी होगा। हमारे हसनत अब्दुल्ला अभी कहाँ हैं? वो डीजल के बारे में क्यों नहीं बोलते कि हम इंडियन डीजल इस्तेमाल नहीं करेंगे? हमने तो पहले ही ये बात मान ली थी। हमने तो कहा था कि इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। सबसे पहले दिव्येंदु ने लिखा है कि आईपीएल बॉयकॉट करेंगे लेकिन डीजल तो खरीदेंगे। उसके बाद रविंद्रनाथ ने लिखा है कि बेशर्मी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, ये इन्हें देखे बिना समझना मुश्किल है। उसके बाद बोंगाई ने लिखा है कि बॉयकॉट करते हुए भी 1,80,000 टन ले लिया, अगर बॉयकॉट नहीं करते तो शायद करोड़ टन तक पहुंच जाता। उसके बाद एमबी विश्वास ने लिखा है कि इंडिया का खाओ पियो और फिर इंडिया बॉयकॉट भी करो। उसके बाद देसी फार्म लाइफ ने लिखा है कि अब बताओ दिल्ली या ढाका। उसके बाद शहीद भाई ने लिखा है कि अल्लाह डीजल नहीं बना पा रहे, इसलिए काफिरों से डीजल मांगना पड़ रहा है। उसके बाद पूर्णेंदु मंडल ने लिखा है कि मुंह से बोलते हैं दिल्ली नहीं ढाका, लेकिन असल में ढाका तो बिल्कुल खाली है। उसके बाद सोहेल ने लिखा है कि आखिरकार इंडिया से ही भीख मांगनी पड़ती है। उसके बाद शांतनु सिंह ने लिखा है कि पैसे देकर किसी और जगह से खरीद नहीं सकते क्या। उसके बाद वॉइस लव ने लिखा है कि आखिर में बांग्लादेश को इंडिया का सहारा लेना ही पड़ता है। उसके बाद लव माई कंट्री ने लिखा है कि हसनत और नाहिद कहाँ गए, क्या उन्होंने ये खबर सुनी। उसके बाद अलीशा ने लिखा है कि इंडिया के साथ क्रिकेट मैच खेलने में समस्या, लेकिन ऑयल लेने में कोई समस्या नहीं, यह सरकार सिर्फ बर्बाद करना जानती है। उसके बाद सुदीप आचार्य ने लिखा है कि इंडिया से चावल खरीदना अगर इस्लाम में हराम है तो इंडिया से तेल खरीदना भी हराम होना चाहिए। अगर ये तेल गाड़ी में डालोगे तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बांग्लादेशी लोग सिर्फ एक ही तेल डिजर्व करती है, जिस तेल की उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है जापानी तेल। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके बाद ट्रू नॉलेज ने लिखा है कि इस एग्रीमेंट को कैंसिल किया जा सकता है। सऊदी अरब रहते हुए भी काफिर देश से तेल आयात। अब बोलो, फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का इन्फ्लुएंस और इंडिया की डोमिनेंस। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तुझे क्या लगा कि तू T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देगा तो तू इंडियन डोमिनेंस से बच जाएगा। बांग्लादेश के कण कण में इंडियन डोमिनेंस शामिल है, क्योंकि ये इतिहास का गवाह है। इंडियन डोमिनेंस के वजह से ही बांग्लादेश पैदा हुआ है। इंडियन मिलिट्री डोमिनेंस ओवर पाकिस्तान, एंड बांग्लादेश वाज जस्ट द रिजल्ट ऑफ दैट। उसके बाद सूर्य सिन्हा ने लिखा है कि इंडिया से सस्ता तेल शायद ही कोई देश दे सकता है। कई मुस्लिम कंट्रीज तेल बनाते हुए भी उससे महंगा बेचते हैं। रूस से तेल खरीदने की हिम्मत सिर्फ चाइना और इंडिया ने अमेरिका के दबाव के बावजूद दिखाई। उसके बाद रामकृष्ण ने लिखा है कि बांग्लादेश के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही सबसे ताकतवर नेता हैं। उसके बाद दीप ने लिखा है कि इंडिया इन्हें डीजल क्यों देता है, पाकिस्तान या ईरान से लेकर आए। उसके बाद राजू मंडल ने लिखा है कि बेशर्म देश। उसके बाद बीडी जर्नी ने लिखा है कि इंडिया के बिना कोई भी सरकार देश चलाने की क्षमता नहीं रखती। उसके बाद 999 गेम्स ने लिखा है कि अगर इंडिया का डीजल इस्तेमाल करोगे तो ईमान नहीं रहेगा, बॉयकॉट इंडिया। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अंधेरे में खाला के बेटी के साथ रंगरलियां मनाना है तो उसको सीधा सीधा बोल। भारत से तेल बॉयकॉट करने से तेरे चिमनी में या फिर तेरे जनरेटर में तो तेल नहीं रहेगा, अंधेरा होगा और तू उसका फायदा उठाएगा, तो उसको ईमान का नाम तो कम से कम मत दे। उसके बाद सेलेस्टियल काश्मीर ने लिखा है कि क्या रमजान के महीने में इंडिया का हराम डीजल इस्तेमाल करेगी बांग्लादेश की जनता। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अब हरामी लोग हराम के तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कौन सा तेल इस्तेमाल करेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। उसके बाद जिहाद हसन ने लिखा है कि पड़ोसी देश होने के नाते ऐसे रिश्ते होने चाहिए। पहले ऐसे संबंध नहीं थे, इसलिए इंडिया के खिलाफ नाराजगी बढ़ी। अगर दोनों देश जनता के हित में काम करें तो धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। उसके बाद नीरब खान ने लिखा है कि इंडिया तो खुद खाने को तरस रहा है, वह तेल कैसे देगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि आज तक तो सिर्फ इंडिया से जूते और इंडिया से बॉर्डर पे गोली के अलावा और कुछ खाया नहीं, इसलिए तुझे आइडिया नहीं है कि हम क्या क्या खाते हैं और वो कितना टेस्टी होते हैं। पर कोई नहीं, बांग्लादेश जैसे देश को हम बस अपने जूठे बर्तन उठाने के लिए रखे हैं। उसके बाद अनुपम गिरी ने लिखा है कि इंडिया से डीजल खरीदने के खिलाफ किसी को सड़कों पर उतरते नहीं देखा। उसके बाद टोमी ने लिखा है कि तेल खरीदेंगे लेकिन वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। मुझे लगता है पहले राउंड से बाहर होने के डर से ऐसा फैसला लिया गया। उसके बाद कौशिक नस्कर ने लिखा है कि बांग्लादेश के एडवाइजर्स ने तो कहा था कि सारे एग्रीमेंट्स कैंसिल कर देंगे,